शुरुआत एक हॉस्पिटल की सीन से होती है जहाँ जीवन नाम की एक लड़की अपने बेड पे फूल झड़ते देख रही होती है। एक फूल की कली उसके हाथ में आकर गिरने भी वाली थी, तभी एक लड़की आकर विंडो बंद कर देती है, जिस वजह से वो पट्टी जमीन पर गिर जाती है। इस लड़की का नाम सुमिन है और ये जीवन की बेस्ट फ्रेंड है। सुमिन जीवन से कहती है कि हवा तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं। वो जीवन को कॉम्प्लीमेंट भी करती है कि तुम अब भी खूबसूरत नजर आती हो, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ जीना है। जीवन उसे थैंक्स करती है और ये भी कहती है कि मैं भले ही शादी के मामले में अनलकी हूँ, मगर कम से कम मुझे दोस्त तो अच्छी मिली है। जिसपे सुमिन उसे कहती है कि तुम ऐसे मत बोलो, मेरा एक अच्छा हस्बैंड है। जीवन बोलती है कि वो मुझे चीट कर रहा है। आज मुझे उसका मैसेज आया था जिसमें लिखा था आई लव यू एंड आई मिस यू। फिर उसने वो मैसेज फौरन डिलीट कर दिया। सुमिन पूछती है जीवन से कि क्या मैं बात करूं मिनहान से। मिनहान जीवन के हस्बैंड का नाम है। जीवन सुमिन को मिनहान से बात करने से मना कर देती है, कहती है कि इसके लिए बस इतना ही काफी है कि सुमिन इसके साथ है। अब जीवन की थेरेपी का वक्त हो गया था। सुमिन जीवन से ये बोलकर वापस चली जाती है कि वो अब सिर्फ अपने दिमाग में अच्छे थॉट्स आने दे, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। कीमोथेरेपी के लिए जब जीवन थेरेपी रूम में लेटी थी तो सोच में पड़ जाती है कि उसे तो ये भी याद नहीं था कि वो लास्ट टाइम खुश कब हुई थी। जब उसे कैंसर हुआ था तो डॉक्टर ने उसे जीने के लिए 6 महीनों का वक्त दिया था। ज्यादा से ज्यादा कोई चमत्कार हो गया तो वो 12 महीने जी पाएगी। अब जीवन को तब का फ्लैशबैक आता है जब सब कुछ ठीक था। उसकी अभी अभी मिनहान से शादी हुई थी, लेकिन सून आफ्टर मैरिज उसकी मदर इन लॉ ने उसे बच्चे ना होने की वजह से ताने देना शुरू कर दिए और मेंटल टॉर्चर करने लगी। ना सिर्फ उसकी मदर इन लॉ बल्कि उसका हस्बैंड मिनहान भी अपनी जॉब छोड़कर बैठ जाता है, जिस वजह से घर का पूरा खर्चा और जिम्मेदारियां जीवन के सर आ जाती हैं। वो मिनहान से बोलती भी है कि कम से कम वो जॉब छोड़ने से पहले एक बार इसे डिस्कस तो कर लेता, पर मिनहान का कहना था कि वो अब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जिससे जल्दी अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। जीवन को काम पर भी उसका मैनेजर डांटता था। उसी दौरान जीवन के पेट में दर्द होने लगा और उसका नोज ब्लीड होने लगा। तभी वो डॉक्टर के पास चली गई और वहां से उसे पता चला कि उसे 4th स्टेज का गैस्ट्रिक कैंसर है और आगे के लिए चीजें ठीक नजर नहीं आ रही। जीवन जिन हालात से गुजर रही थी, ये जानने के बाद भी उसकी मदर इन लॉ को उसकी नहीं अपने बेटे मिनहान की फिक्र थी कि उसकी किस्मत कितनी खराब है जो उसे एक बीमार बीवी मिली। वहीं उसके हस्बैंड मिनहान को भी उसकी फिक्र नहीं थी, उसे अपने खाने की फिक्र थी कि अगर जीवन मर गई तो इसके लिए खाना कौन बनाएगा और खर्चा कौन देगा। मिनहान की माँ यानी जीवन की मदर इन लॉ जीवन से बोलती है कि तुम अपनी बीमारी के बारे में अपनी कंपनी में मत बताना और आखिर तक काम करती रहना। ये सब सुन जीवन को बहुत तकलीफ होती है और उसकी आंख खुल जाती है। जब वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो एक दूसरे पेशेंट की अटेंडेंट जीवन को समझाती है कि वो अपने हस्बैंड के अफेयर को लेकर या इस वजह से टेंशन ना ले। वो सुमिन के बारे में बोलती है कि कम से कम तुम्हें अच्छी दोस्त तो मिली है। जीवन बताती है कि हाँ, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है। वो उसकी वर्क प्लेस का भी बताती है कि सुमिन यूएन के नाम की एक कंपनी में मैनेजर है। इसी कंपनी में जीवन भी काम किया करती थी जब तक कि उसको कैंसर डायग्नोस नहीं हुआ था। जहां जीवन सुमिन की इतनी तारीफें करते थक नहीं रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुमिन को दिखाते हैं जो जीवन के घर पहुंच चुकी थी और जीवन के पति मिनहान के साथ इंटीमेट हो रही थी। तो अब समझ आया कि मिनहान का अफेयर सुमिन के साथ चल रहा है। बैक टू जीवन, उसे हॉस्पिटल वाले इन्फॉर्म करते हैं कि उसे अपने गार्जियन को बुलाना होगा ताकि वो या तो यहाँ आकर हॉस्पिटल की फीस पे कर दे ताकि आगे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जा सके, या तो जीवन को यहाँ से ले जाए। जीवन मिनहान को बहुत सारी कॉल्स करती है ये बोलने के लिए कि फीस भरने आ जाओ, मगर मिनहान उसकी कॉल्स नहीं उठाता। वो मैसेजेस भी करती है पर उस पे भी कोई रिस्पांस नहीं आता। तो जीवन खुद घर के लिए निकल जाती है ताकि वहां जाकर उसे बात कर सके। बाहर से वो एक टैक्सी पकड़ती है जिसका ड्राइवर जीवन से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। जीवन बताती है कि वो मरने वाली है और इस दुनिया में वैसे भी उसका कोई नहीं है, सिर्फ एक हस्बैंड ही है जो ना ही होता तो अच्छा था। फिर जीवन पर इतना कर्जा नहीं चढ़ता और वो सुकून से अपना इलाज करवा पाती। ड्राइवर अंकल जीवन को समझाते हैं कि उसे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, सब अच्छा हो जाएगा। ड्राइवर एक दूसरा रास्ता ले लेता है जिससे जीवन पैनिक करने लगती है क्योंकि कहती है कि ये रास्ता उसके घर तक नहीं जाता, मगर ड्राइवर उसे कहता है कि जरूरी नहीं है कि जो रास्ता हमें पता हो वही सही रास्ता हो, रास्ता दूसरा चुनो
तो बेहतर भी हो सकता है। ड्राइवर ठीक ही कह रहा था, ये नया रास्ता बहुत अच्छा था। यहाँ हर दरख्त पर से फूल गिरते नजर आ रहे थे। ये मंजर जीवन को भी बहुत पसंद आता है। अब जीवन का घर आ जाता है तो वो ड्राइवर को बिल पे कर देती है, मगर ये ड्राइवर उसे 1000 वॉन की नोट देते हुए कहता है कि आज ड्राइवर की नौकरी पे मेरा आखिरी दिन है, इन पैसों को अपने पापा की दी हुई खर्ची समझ कर रख लो। जीवन पैसे नहीं लेना चाह रही थी, पर अंकल के बार बार इंसिस्ट करने पर वो ले लेती है। ड्राइवर जीवन से ये भी कहता है कि वो अपना ख्याल रखे, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा और जल्द ही एक ऐसा इंसान भी आएगा जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करेगा। जीवन एक स्ट्रेंजर का इतना प्यार देखकर हैरान होती है। वो इस हालत में भी बहुत मुश्किल से घर की सीढ़ियां चढ़ती है। घर का डिजिटल लॉक भी खराब था, जिससे पहले जीवन ने मिनहान को बहुत बार ठीक करवाने को कहा था। अब लॉक खराब था तो जीवन ऐसे ही अंदर आ जाता। डोर के पास उसे एक रेड सैंडल्स का पैर नजर आता है। जीवन पहले ये सैंडल्स को सुमिन के पैर में देख चुकी थी जब वो जीवन से मिलने आई थी। जीवन रूम की तरफ जाती है तो उसे बाहर से सुमिन और मिनहान की बातें करने की आवाजें आती है। दोनों इंश्योरेंस के रिलेटेड बात कर रहे थे। मिनहान ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है जीवन के नाम पर। ये एक कैंसर इंश्योरेंस पॉलिसी थी जिसके पैसे जीवन के मरने के बाद मिनहान को मिल जाएंगे। सुमिन मिनहान को अप्रिशिएट करते हुए बोलती है कि तुम कितने स्मार्ट हो ना, तुम्हें इस पॉलिसी को लेने का ख्याल कैसे आया। जिसपे मिनहान बताता है कि जीवन के डैड भी कैंसर से मरे थे और जीवन भी अब पतली होती जा रही थी। मैं समझ गया यही सही वक्त है और मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। मिनहान ने एक डायग्नोस्टिक इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली जिसके पैसे उसे ऑलरेडी मिल चुके थे। उन पैसों से उसने सुमिन के लिए एक डिजाइनर बैग खरीदा। सुमिन कहती है कि जीवन के मरने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी से जो बाकी पैसे आएंगे हम उनसे घर ले लेंगे, जिस पर मिनहान हाँ करता है। दोनों यही सोच रहे होते हैं कि इनके ड्रीम्स तभी पूरे हो सकेंगे जब जीवन मरेगी, पर वो जल्दी मर ही नहीं रही है। मिनहान तो ये तक कह देता है कि वो चाहता ही नहीं था कि जीवन अपना इलाज करवाए। जीवन से अब ये सब और नहीं सुना जाता। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो रूम में घुस जाती है और खुद की शादी की फ्रेम उन पर फेंकती है और जो भी हाथ में आता है वो सब कुछ फेंकती है, जोर जोर से चलाती है। सुमिन दोनों का बाल भी बाका नहीं होता, वो दोनों बस बेशर्मों की तरह खड़े होते हैं। मिनहान सुमिन को प्रोटेक्ट कर रहा था और जीवन को पागल औरत कहकर बुला रहा था। झगड़ा होते होते तीनों घर के हॉल तक पहुंच जाते हैं। जीवन पहले ही बीमार थी, वो एग्जॉस्ट होकर जमीन पर गिर जाती है। सुमिन उसके करीब आकर उसे माफी मांगती है, लेकिन फिर वो जीवन से कहने लगती है कि बस अब बहुत हुआ, जो जी रहा है उसे जीने दो, तुम तो वैसे भी मरने वाली, अभी भी सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोच रही हो। जीवन का ये सब सुन के खून खौल जाता है। वो खड़ी होकर सुमिन को मारने लगती है। जान ही कितनी बची थी उसमें, आखिर क्या मार लेती, पर फिर भी मिनहान आकर जीवन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब बस। वो जीवन को धक्का दे देता है और जीवन सीधा जाकर कांच के टेबल पर गिर जाती है। टेबल भी टूट जाता है और जीवन भी। वो मरने वाली थी। मरते मरते वो दिल में बोलने लगती है कि मैं पूरी जिंदगी खुशियों के लिए तरसती रही, पर वो खुशियां मुझे कभी नहीं मिली और अब तो मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई है। जीवन अब मर जाती है। वहाँ सुमिन डर रही थी कि जीवन की मौत का इल्जाम इनके सर ना आ जाए, पर मिनहान कहता है कि कुछ नहीं होगा, वैसे भी जीवन तो मरने ही वाली थी ना, क्या फर्क पड़ता है कि वो कैसे मरी। कैंसर पेशेंट्स तो वैसे ही गिरते पड़ते रहते हैं। अगर हमसे किसी ने पूछा भी तो हम बोल देंगे कि जब हम घर आए तो जीवन हमें ऐसे ही मरी पड़ी मिली। जीवन की डेथ 12 अप्रैल 2023 में हुई थी, लेकिन अब क्या, हमें फिर से जीवन को दिखाया जाता है। वो अभी जिंदा थी। वो अब तक यही सोच रही थी कि उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ है। उसकी आंख से एक आंसू भी गिरता है। वो इस वक्त अपनी जॉब पर थी, ऑफिस के किचन में खड़ी थी। उसके सामने मिनहान था जो जीवन की कमर पे हाथ रखकर पूछता है तुम्हें क्या हुआ। जीवन आँख खोलती है और जैसा कि मिनहान और सुमिन पे वो गुस्सा थी, वो उसे देखते ही मारना शुरू कर देती है। कभी उस पे कोई सामान फेंकती तो कभी उसके बाल खींचती है। मिनहान उसे भागने की कोशिश भी करता है और भागते हुए वो वर्क रूम में आ जाता है जहाँ बाकी लोग काम कर रहे थे। जीवन मिनहान के बाल पकड़ लेती है। तभी मिनहान शायद उसे मारने वाला था, वो एक मुक्का बना लेता है, लेकिन तभी वहाँ एक लड़का बीच में आकर मिनहान को धक्का दे देता है, जिससे मिनहान जमीन पर जा गिरता है। फिर ये लड़का जीवन का हाथ पकड़कर उसे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। जीवन को कुछ समझ नहीं आता तो वो आसपास नजर घुमाती है। वो बहुत हैरान थी। एक मिरर के पास जाकर अपनी शक्ल देखती है तो वो अब भी जवान थी। उसे कैंसर नहीं था, वो हेल्थ वाइज फिट थी। अब उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उस जगह गर्म पानी की केटल पड़ी हुई थी जो उस पे गिरने वाली थी, पर वही लड़का जिससे मिनहान को जीवन की फाइट से बचाया था, वो आकर केटल को अपने हाथों से टॉस कर देता है। केटल थोड़ा दूर जाकर गिरती है और टूट जाती है। जीवन अब भी कंफ्यूज थी। वो ऑफिस से भागकर सबवे की सीढ़ियां उतरने लगती। भागते हुए उसे जूतों का भी होश नहीं रहता, वो भी उतर जाते हैं। ये लड़का जिसने जीवन को बचाया वो उसे फॉलो करता है। ये लड़का एक मोटे चश्मे पहनता है
और जीवोन की कंपनी में ही जनरल मैनेजर है और इसका नाम जी युक है। जी युक जाकर जीवोन को काम डाउन करवाने की कोशिश करता है। वो उसे एक जगह बैठाकर वेट करने को बोलता है ताकि ये जाकर जीवन के जूते ढूंढ कर ला सके। पर जीवन की नजर तो वो सड़क पे पड़ जाती है। वो जाकर देखने लगती है। आसपास नजर घुमाने पर उसे दिखता है कि यहाँ की बिल्डिंग्स उतनी ऊंची नहीं है जैसा कि हुआ करती थी। कोरिया प्रेजेंट जितना डेवलप नहीं लग रहा था। अभी अभी PSY का गाना गंगनम स्टाइल रिलीज हुआ था जो बिलबोर्ड पे नंबर बनाया था। यहाँ सब पोस्टर्स भी 2013 के ही लगे हुए थे। इसका मतलब क्या जीवोन ने टाइम ट्रेवल कर लिया है? जीवोन के शूज के लिए उसके पास आता है। जीवोन उन्हें पहनती है और उसके बाद जीयुक से सवाल करती है, क्या हम यहाँ कैसे आए? जीयुक बोलने लगता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हें हुआ क्या है? क्योंकि अजीब हरकतें तो इस वक्त जीवोन ही कर रही थी। बाकी सबके लिए तो सब कुछ नॉर्मल ही था। आज की तारीख 12 अप्रैल 2013 थी, यानी जीवोन मरी उससे 10 साल पहले की बात। अब क्या ये टाइम ट्रैवल है या नहीं वो तो आई गेस आगे पता चल जाएगा। वैसे टाइम ट्रैवल ही लग रहा है। जीयुक जीवोन को उसके घर ड्रॉप करता है और उसे अपना कोट भी पहनाता है और कुछ पैसे भी देता है क्योंकि जीवोन इस वक्त अपना फोन, वॉलेट, बैग सब कुछ ऑफिस में ही छोड़ आई थी। जीवोन फिर भी पैसे लेने से मना करती है तो जीयुक पैसे जीवोन को उसने जो कोट दिया था उसी के जेब में डाल देता है और कहता है, रख लो, कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब हमें दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। जीवन जब घर जाती है तो अपना फ्रिज चेक करती है। उसमें जितना भी सामान पड़ा था सब कुछ 2013 का था। उसे यकीन हो गया था कि अभी 2013 चल रहा है। जीयुक जीवन के घर के बाहर उसके लिए कुछ सामान छोड़ जाता है जैसे कि नूडल्स और ड्रिंक्स वगैरह। जीवन खाना खाती है, फ्रेश होती है और अब सोचने लगती है कि क्या मैं कोई तरह का ड्रीम देख रही हूँ, और अगर ये ड्रीम है तो असलियत क्या है? क्या असल वक्त वो था 2023 में जब मैं मेरे के हाथों से मारी गई, या फिर अभी 2013 में जब मैं जवान हूँ? जीवन 2013 में 31 ईयर्स ओल्ड थी, यानी कि जब वो मरी तब वो 41 ईयर्स ओल्ड थी। जीवन के चेहरे पे स्माइल आती है। वो कहती है कि मैं तो जनरल मैनेजर यूजी युक को भी जानती हूँ। तो 2023 में जब जीवन मरी थी, जीयुक तब तक U&K कंपनी का CEO बन चुका था। जीयुक कंपनी के चेयरमैन का पोता है, लेकिन वो फ्यूचर में इतना सक्सेसफुल होने वाला है अभी कंपनी में किसी को नहीं पता था सिवाय जीवोन के, क्योंकि वो तो फ्यूचर देख कर आई है। जीवन की नजर उस कोट पर जाती है जो जीयुक ने उसे पहनाया था। उससे याद आता है कि इसमें तो पैसे पड़े हुए थे। जीवन उन पैसों को निकाल कर काउंट करती है। उसमें 1000 वॉन की नोट भी थी जिसपे मार्कर से एक हार्ट बना हुआ था। ये वही नोट थी जो उस ड्राइवर ने 2023 में जीवन को घर ड्रॉप करते हुए ये बोल कर दी थी कि पापा की खर्ची समझ कर रख लो। ये निशान देख जीवन को याद आता है कि ये नोट उसके पापा की ही है। उन्होंने ही जब जीवन छोटी थी तब नोट पर ऐसे निशान बनाया था। उसके पापा अक्सर नोट पर ऐसे निशान बनाया करते थे। वो ड्राइवर जिसने जीवन को घर छोड़ा था वो भी उसके डैड ही थे जो अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे। बस वो अपना रूप बदल कर आए थे। फेरी टेल की तरह वो अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाने आए थे। जीवन बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इतने में उसके घर का दरवाजा खुल जाता है। जब जीवन दरवाजे तक पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ मिनहान आया था। इस टाइम पे मिनहान जीवन का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। वो जीवन से बाहर खाना खाने चलने को बोलता है। जीवन उसके साथ खाना खाने जाती है जहाँ मिनहान काफी स्वीट बातें करता है जैसे उसकी बहुत केयर करता हो। मिनहान उसे ड्रिंक्स करने से भी रोकता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जीवन प्रेग्नेंट है। जीवन को पेट में दर्द हो रहा था तो उसने ऐसे ही मिनहान को बोल दिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिनहान जीवन को बोलता है कि मैं समझता हूँ कि तुम उड़ना चाहती हो और बच्चे की वजह से अपना कैरियर छोड़कर घर पे नहीं बैठ सकती, इसलिए तुम अबॉर्शन करवा लेना, मैं आधी फीस भर दूंगा। वो मिनहान को क्लियर करती है कि वो सच में प्रेग्नेंट नहीं है, उसे बस गैस्ट्रिक हुआ है। वो यहाँ मिनहान से ब्रेकअप भी कर लेती है और रेस्टोरेंट के बाहर चली जाती है। ऑब्वियसली वो फ्यूचर देख कर आई है, उसे पता है कि मिनहान फ्यूचर में क्या क्या नहीं करने वाला है, तो इसलिए वो अभी ही ब्रेकअप कर देती है। तब मिनहान से बर्दाश्त नहीं होता है। वो भागता हुआ जीवन के पीछे आता है, उसे दीवार पे धक्का देता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ब्रेकअप करने की। जीवन को याद आता है कि मिनहान तो आधा साइको है। वो डर जाती है और हेल्प के लिए आवाजें देती है तो कुछ लोग जमा हो जाते हैं। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां पुलिस को लग रहा था कि इनके बीच बस कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ है और लड़की को पुलिस स्टेशन लेकर आ गई है। लड़कियां तो वैसे भी सेंसिटिव होती हैं। वो जीवन से कहने लगते हैं कि तुम्हें कोई चोट तो आई नहीं है, हम ऐसे कैसे कंप्लेन लिख लें। जीवन कहती है कि तो क्या, जब मुझे चोट आएगी और कोई अनहोनी हो जाएगी उसके बाद पुलिस स्टेशन आना चाहिए। पुलिस वाले चुप थे। जीवन उनसे कहती है कि एटलीस्ट वो इसे घर तक ही ड्रॉप कर दें। जीवन अब घर आ जाती है। उसे अब समझ आ गया था कि ये कोई तरह का टाइम ट्रेवल हो गया है और अब वो प्लान करती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। उसे जो मौका मिला है उसे कैसे सही से अवेल करना है, पूरी प्लानिंग करती है।
फर्स्ट वो अपना बैंक बैलेंस चेक करती है जिसमें 7 लाख वॉन थे। उसे याद आता है कि इस वक्त वो मिनहान से डरती थी कि कहीं वो ब्रेकअप ना कर ले, इसीलिए उसकी हर बात मानती थी और उसने भी इस बात का फायदा उठाकर जीवन के कार्ड्स, लोन्स, हर चीज पे कब्जा कर लिया था। जीवन को याद आता है कि मिनहान एरोई जेंटल नाम की कंपनी में स्टॉक्स इन्वेस्ट करता था। वो टाइम ट्रेवल कर चुकी थी, इसीलिए उसे पता था कि कौन सी कंपनी सक्सेसफुल है, उन्हीं में इन्वेस्ट करती है। जीवन डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप भी करवाती है ताकि अगर कोई कैंसर हो तो वो अब भी डिटेक्ट हो जाए और इलाज कराया जा सके। डॉक्टर बताते हैं कि वो हेल्दी है, बस थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। वो अगर जीवन स्ट्रेस नहीं लेगी तो कंट्रोल में रहेगा। जीवन अब लाइब्रेरी जाती है और स्टॉक्स और बाकी चीजों के बारे में भी बुक्स खरीदती है क्योंकि वो इंटायरली जॉब पे डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। उसे वहाँ जियोक मिलता है। जीवन की नजर जियोक के हाथ पर जाती है। एक निशान था वहाँ। ये निशान जियोक को तब हुआ था जब वो जीवन को कैटल से बचाने के लिए आया था। तब वो कैटल उसे लग गई थी। जीवन इसके लिए जियोक को सॉरी करती है। जियोक उसे बोलता है कि तुम मुझे खाना खिला दो, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। ये दोनों एक क्लासिक रेस्टोरेंट में जाते हैं फॉर लंच। खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त जियोक अपना चश्मा उतार देता है। वो अच्छा दिख रहा था इस चश्मे के बगैर, इसीलिए जब जियोक जीवन से पूछता है कि कैसा लगा तो जीवन फौरन से बोल देती है बहुत अच्छा। जियोक यहाँ खाने का पूछ रहा था और जीवन से भी यही बोलता है कि निवाला तो एक भी तुमने लिया नहीं, अच्छा क्या लगा। जीवन एम्बैरेसमेंट के मारे गरम गरम खाना खा जाती है। जियोक नोटिस कर लेता है कि अब जीवन कल से बेहतर हो गई है। जितना कंफ्यूज वो कल हो रही थी अब वो उतनी कंफ्यूज नहीं है और सही नजर आ रही है। वो जीवन को यही कहता है कि तुम आज बेहतर नजर आ रही हो। जियोक जीवन से ये भी पूछता है कि कहीं वो जॉब छोड़ने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है, क्योंकि उसने जो बुक्स खरीदी थी उनमें से एक बुक का नाम था रीड दिस इफ यू वांट टू लीव योर जॉब। अगर अपनी जॉब छोड़ना चाहते हो तो इस किताब को पढ़ो। और एक बुक इंटीरियर डिजाइन के बारे में भी थी। जियोक पूछता है कि कहीं तुम शादी तो नहीं कर रही, इसलिए जॉब छोड़ने का सोच रही हो। वो जीवन को समझाता है कि शादी करना अच्छा है लेकिन उसके लिए अपना कैरियर छोड़ देना बिल्कुल अच्छा नहीं। मैं तुम्हारे टैलेंट की बहुत कदर करता हूँ और ये नहीं चाहता कि तुम उसको वेस्ट करो। जीवन को अच्छा लगता है जानकर कि जियोक उसके टैलेंट को जानता है और जियोक को थैंक यू करती है। जब वो जाने लगती है तो जियोक उसे पलट कर देखता है। अगले दिन ऑफिस में मिनहान एलिवेटर का इंतजार करता है, अपना फोन चेक करता है। उसे जीवन को बहुत सारे मैसेजेस करे थे पर जीवन ने एक का भी जवाब नहीं दिया था। जीवन जब ऑफिस में आती है और देखती है कि मिनहान एलिवेटर के पास खड़ा था तो वो ऊपर जाने के लिए एलिवेटर की जगह सीढ़ियों का यूज करती है, पर मिनहान उसका पीछा करता है। पर मिनहान से जीवन का पीछा ऐसे नहीं छूटने वाला था। मिनहान की सीट जीवन की सीट के बिल्कुल सामने थी। वो उसे बहुत बक कर रहा था, बार बार उसे बात करने की कोशिश कर रहा था, बार बार बुला रहा था, पर जीवन उसे इग्नोर कर देती है। जब वो रोई जेंटल खोलकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जिन स्टॉक्स में उसे इन्वेस्ट करा था वो ऊपर चले गए हैं। इतने में सुमिन उसकी चेयर के पास आकर बैठ जाती है और जीवन से पूछने लगती है वो इसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। जीवन उसे बताती है कि वो बिजी थी और फिर उसे एक औरत की स्टोरी सुनाती है जिसे स्टेज 4 का कैंसर होता है और उसका पति उसे चीट कर रहा होता है, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। सुमिन फौरन रिप्लाई करती है कि हस्बैंड से ज्यादा तो बेस्ट फ्रेंड बुरी है, मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ऐसा करते हुए वह जीवन की गोद में अपना सर रख देती है। यहाँ जीवन को बहुत बुरा लग रहा था। वो सुमिन और मिनहान के बिल्कुल करीब नहीं रहना चाहती थी, पर ये दोनों तो चिपके ही जा रहे थे। इतने में जीवन को उसका मैनेजर किम बुलाता है। जीवन ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसपे उसका मैनेजर से कहता है कि बिल्कुल बेकार प्रेजेंटेशन है। मैनेजर किम ना सिर्फ जीवन का ये प्रपोजल रिजेक्ट करके उसे ये दोबारा बनाने को बोलता है, बल्कि उसके कपड़ों पे भी कमेंट करता है कि ऐसे कपड़े तो शादीशुदा औरतें पहनती है। जीवन इस शो में क्योंकि टाइम ट्रेवल करके आई है तो उसकी कमेंट्री चलती रहती है। वो मन में कहती है कि उसे अच्छे से याद है ये प्रेजेंटेशन रिजेक्ट हो गई थी, जिसके बाद सुमिन ने इसे बनाकर बिना कुछ चेंज करे ही रीसबमिट कर दिया था, जिसकी वजह से सुमिन का प्रमोशन हुआ था और उसे फुल टाइम एम्प्लॉय बना दिया गया था। इस वक्त सुमिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है। ऑफिस का बाकी स्टाफ भी मैनेजर किम को अच्छे से जानता था कि वो कितना परेशान करते हैं। जीवन मैनेजर किम से कहती है कि अगर वो एग्जैक्टली बता देंगे कि रिपोर्ट्स में क्या गड़बड़ है तो ये उसे फिक्स कर लेगी। मैनेजर किम ये कह देता है कि मिस्टेक्स तुम खुद ढूंढ लो, मैं फारिग थोड़ी ही बैठा हूँ। असल बात तो ये थी कि मैनेजर किम ने ये प्रपोजल पढ़ा ही नहीं था, वो क्या गलतियां निकालते। मैनेजर किम रूड है और उन्हें ठीक से काम नहीं आता है, बस पहचान ऊपर तक होने की वजह से उनको मैनेजर बना दिया गया है। जीवन जब किचन में जाती है तो वहाँ एक दूसरी एम्प्लॉय जिनका नाम मिस यांग है, वो अपने लिए कॉफी बना रही थी, लेकिन तभी उसे मैनेजर किम बुला लेते हैं, जिस वजह से वो कॉफी टेबल के कॉर्नर पर रखकर चली जाती है, जो गिरने ही वाली थी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तो जीवन भाग कर गई थी कॉफी के कप को ठीक करने, लेकिन वो डब्बों से टकरा कर गिर गई थी। उसे घुटने पर चोट लग गई थी। इस बार वो संभाल कर जाती है, कॉफी मग भी बच जाता है, वो गिरती नहीं
उसे चोट भी नहीं आती। जीवॉन इस मोमेंट पर बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि वो हर गलत चीज जो उसके साथ होने वाली है उसे डॉज कर सकती है। जीवॉन अब रेस्टरूम जा रही थी। रास्ते में एक एम्प्लॉय टेबल लेकर जा रही थी। जीवॉन उसे टकराने ही वाली थी, पर जियो को उसे बचा लेता है और संभल के चलने को बोलता है। जीवॉन को इस वक्त ठीक वैसा ही फील हुआ था जैसे पिछली लाइफ में उसे कॉफी बचाते हुए लगा था, पर स्टिल उसे चोट नहीं लगी थी, इसीलिए वो ज्यादा नहीं सोचती। जब वो रेस्टरूम से वापसी अपने वर्करूम में जा रही थी तो रास्ते में मिनहान उसे बात करने की कोशिश करता है, जिससे जीवॉन अपना डायरेक्शन बदल लेती है। यहाँ जियुक ने भी ये चीज नोटिस कर ली थी कि कैसे मिनहान जीवॉन का पीछा कर रहा है। जीवॉन थोड़ा आगे बढ़ती नहीं है कि दोबारा से मिनहान उसके सामने आ जाता है। वो बेध्यानी में भागने लगती है और एक टेबल से टकराकर नीचे गिर जाती है। उसके घुटने पर चोट लग जाती है। ये चोट ठीक वैसी ही थी जैसी पास्ट लाइफ में कॉफी के मग को गिरने से बचाते हुए लगी थी। जीवॉन अब सैड हो गई थी। वो समझ गई थी कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। एक और सीन में मिनयुक जीवॉन को मनाने के लिए उसे एक स्क्रीनशॉट शेयर करता है जिसमें उसे हमने रोए चैंडल के शेयर्स बेच दिए थे। वो जीवॉन को बोलता है कि ये शेयर्स मैंने इसीलिए बेच दिए हैं ताकि मैं इनसे तुम्हारे लिए एक बैग खरीद सकूं। वो बताता है कि अब वो एक दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। वो जिस कंपनी का नाम लेता है उसे जीवॉन को याद आता है कि जिस 2023 से वो आई है उस टाइम तक ये वाली कंपनी डूब चुकी थी। यहाँ जियुक आता है और सबसे मीटिंग रूम में आने को बोलता है। जीवॉन की नजर दोबारा से जीवॉन के हाथ पर जाती है जिसपे गर्म पानी की वजह से उसे चोट आई थी। वो समझ आती है कि सारा चक्कर क्या है। पास्ट लाइफ में ये सेम चोट जीवॉन को लग गई थी, सेम कैटल से। वहीं प्रेजेंट में ये चोट जियुक को लग गई है क्योंकि वो जीवॉन को बचाने आगे आ गया। वहीं कॉफी मग को बचाते हुए जीवॉन ने डॉज कर लिया था, लेकिन उसे चोट फिर भी लग गई। और पास में रोई जंटल में मिनहान ने इन्वेस्ट करा था और इस बार जीवॉन ने कर लिया। जीवॉन को समझ आ चुका था कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जीवॉन के साथ ही हो। वो सिचुएशन को चेंज भी कर सकती है। वो सोमिन को देखती है और सोचती है कि अब वो अपनी जगह सोमिन की शादी करवाएगी मिनहान से, ताकि जो इसके साथ हुआ वो सब सोमिन के साथ हो। यहीं से ड्रामे का नाम पड़ता है मैरी माई हस्बैंड, क्योंकि यहाँ जीवॉन सुमिन की शादी अपने हस्बैंड से करवाना चाहती है। तभी सुमिन भी जीवॉन के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे जीवॉन कहती है कि उसे काम में सुमिन की मदद चाहिए, जिसपे सुमिन उसे बोलती है कि अगर जीवॉन इसके साथ सैटरडे इवनिंग एक BBQ रेस्टोरेंट घुसोलजन चलेगी और टाइम स्पेंड करेगी तो ये जीवॉन के लिए सब कुछ करेगी। इसी के साथ एपिसोड 1 एंड द लॉन्गेस्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहती हो तो कमेंट्स में बताना, और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस। गुड